हेलो डियर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, सूर्यवंशम गुरुकुल और IAS-GS के इस ज्वाइंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बच्चों की डिमांड पर एक स्पेशल सेशन आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्ष 2026 की प्रारंभिक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो 10 मई तक कॉन्टिन्यूस चलेगा। हर 1-2 दिन के अंतराल पर हम करंट अफेयर्स की विषय वस्तु आपके बीच में लेकर आएंगे। किसी भी परीक्षा को पास करने में करंट अफेयर्स की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिविल सेवा परीक्षा में ये थोड़े विस्तृत आयाम के साथ होती है। आज का पहला सेशन है, तो पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर्स की इस परीक्षा को पास कराने में क्या भूमिका है और इसके कितने आयाम हैं, और फिर प्रत्येक आयाम से संबंधित विषय वस्तुओं की चर्चा हम एक के बाद एक आपके बीच में करते जाएंगे। इस सीरीज़ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें हम विषय की चर्चा पर चर्चा करेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे और उसमें पूछे जा सकने वाले संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी कराएंगे, क्योंकि ये सीरीज़ प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे तो मेंस के क्वेश्चन की डिस्कशंस की बात होगी। चलिए, इस विषय को करंट अफेयर्स समसामयिकी, जिसमें हम वार्षिक समसामयिकी की बात कर रहे हैं, इसमें कितने तरह के विषय होते हैं। अगर हम सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें 6 मूलभूत विषयों से सवाल यूपीएससी पूछता है। एक, राष्ट्रीय समसामयिकी, जिसको हम नेशनल इशूज कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से मूल विषय आ सकते हैं उसकी भी अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरा विषय है अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है आर्थिक समसामयिकी, आर्थिक घटनाओं से संबंधित विषय आपसे पूछे जाते हैं। चौथा है विज्ञान जगत से संबंधित समसामयिकी, इसमें जीवन विज्ञान यानी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और अप्लाइड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी हो सकता है, रोबोटिक्स हो सकता है, बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित समसामयिकी। और छठा, जिसको हम मिसलेनियस नेचर का क्वेश्चन कहते हैं, इसमें कभी संस्कृति से संबंधित सवाल पूछ लेगा, जैसे यूनेस्को और विश्व विरासत से संबंधित सवाल, किसी तरह का विशेष ऑपरेशन, अभियान, नियुक्ति, समितियां इत्यादि, रिपोर्ट्स वगैरह, बहुत सारे सवाल। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा पास करना चाहते हैं और इस साल तक आपने बहुत सी तैयारी कर ली और चलते चलते कहीं कुछ कमी न रह जाए, इसके लिए आपको अपने समसामयिकी को एक बार फिर से रिव्यू कर लेना चाहिए। आपकी आवश्यकता और मांग को देखते हुए सूर्यवंशम गुरुकुल ने इस प्रक्रिया को आपके बीच में फिर से प्रारंभ किया है। वर्षों बाद मैं इंडिविजुअल अपने प्लेटफॉर्म पर अपने स्टूडेंट्स के लिए ये प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा हूँ। चलिए, अब इसमें से एक एक विषय को हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला, कि राष्ट्रीय समसामयिकी के अंदर किस तरह के विषय पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब जैसे जो राष्ट्रीय समसामयिकी के विषय हैं, इनसे संबंधित जो सवाल पूछे जा सकते हैं, उसमें पहला विषय है राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियां, योजनाएं और परियोजनाएं। जब हम राष्ट्रीय कार्यक्रम की बात कहते हैं, जिससे इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्राम, नीतियां यानी पॉलिसीज, डिफरेंट तरह की हम योजनाएं और परियोजनाओं पर भी सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे बीजी रामजी परियोजना अब आपके बीच में आ गई, तो इस तरह की नई परियोजना नए कानून के साथ आ गई। ये सब विषय राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियों, योजना और परियोजना से संबंधित प्रश्नों के रूप होंगे। लेकिन साल भर में जो कुछ भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु चर्चा में रहे हैं, हम उनकी चर्चा क्लास में करेंगे। आपने कोई मैगजीन नहीं पढ़ी हो, आपने समाचार पत्र नहीं पढ़ा हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह न सिर्फ हम इसे क्लास में बताएंगे, बल्कि इस सभी विषय से रिलेटेड हम आपको सॉफ्ट में पूरा नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। हिंदी मीडियम के सेशन में हिंदी मीडियम के नोट्स अपलोड होंगे और इंग्लिश मीडियम के सेशन में इंग्लिश के करंट अफेयर्स के नोट्स भी सॉफ्ट में अवेलेबल होंगे। ये आप सभी बच्चों को निःशुल्क यूट्यूब पर कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल होंगे। ठीक, अभी हम 2026 के लिए स्पेशल सेशन चला रहे हैं, आगे साल भर ये सेशन आपके लिए चलेगा, इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। राइट, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण
संविधान संशोधन, नवीन अधिनियम, नियम व कानून। हमारा देश संविधान से चलता है और समय समय पर संविधान में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे संशोधन यदि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो उसकी भी चर्चा होगी। कुछ नए कानून बनते हैं, जैसे मनरेगा की जगह पर बीजी रामजी एक नए कानून के निर्माण के साथ प्रचलन में आया। तो जो संविधान संशोधन हुआ या जो नवीन अधिनियम आए उसके क्या नियम हैं, क्या कानून हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, इनकी भी चर्चा होगी। यहां से भी आयोग आपसे सवाल पूछता है। तो ऐसे विषयों की न सिर्फ हम विस्तार से चर्चा आपके बीच में करेंगे, अपितु इससे संभावित प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं हम उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे। इस सेशन में तो हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे ही। जो हमारा टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें लगभग 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम आपके लिए अलग से प्लान करके ला रहे हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल होते चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विधि व न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे। कोई न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई ऐसा विवादास्पद मुद्दा, चर्चित मुद्दा जिसमें जुडिशियल रिव्यू की घटना हुई हो, न्यायिक पुनरावलोकन की घटना हो गई हो, या कोई विषय भारत की व्यवस्था में नए स्वरूप में आ गया हो, जैसे अभी पुराने आईपीसी कानून को बदल दिया गया, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता को बदल दिया गया, तो उसे किस नए नाम से प्रस्तुत किया गया, उसकी क्या विशेषता है, इस पर सवाल संभावित है। ये आपके सामने लिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय व आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे और महत्वपूर्ण ऑपरेशन व अभियान, इससे बहुत सारे सवाल आयोग आपके बीच में रखता है। तो राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत जितने तरह के ऐसे सवाल बन सकते हैं, अपने 30 वर्षीय अध्ययन व अध्यापन के अनुभव से मैंने उसको लिस्ट कर दिया है। और आपसे अनुरोध भी है कि जो अनुभवी विद्यार्थी वो जरूर चेक करें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या इन आयामों से बाहर भी आयोग ने सवाल पूछा है। यदि नहीं तो फिर सब कुछ बंद करके आप इसके माध्यम से अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय मुद्दे में और क्या क्या आ सकते हैं, जैसे चर्चित मुद्दे, किसी सामाजिक धार्मिक मुद्दों की चर्चा हो सकती है, जैसे किसी सांप्रदायिक दंगे को लेकर विवाद हो जाए कि किसी धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हो जाए। मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद का मामला है, या काशी के शिव मंदिर से रिलेट करके और एक मस्जिद है उसके बीच में कोई विवाद हो जाए, या लव जिहाद जैसे मुद्दे आ जाएं, समाज में एक धर्म का दूसरे धर्म के लोगों के साथ विवाह होने और उसके पीछे छुपे हुए एजेंडे को लेकर के कोई विश्वासघात किया गया, उस पर जो विवाद है, चर्चा है, चाहे वो कानून का रूप ले चुका हो या केवल विवादास्पद मुद्दा हो और सरकार ने कोई कमेटी बना रखी हो, तो ऐसे मुद्दे को हम सोशियो रिलीजियस मुद्दे कहते हैं, सोशियो रिलीजियस टॉपिक्स कहते हैं। सामाजिक आर्थिक मुद्दे, समाज में अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत से मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए जैसे गरीबी को लेकर के हाल में चर्चा हुई कि साहब भारत आजादी के बाद 45 वर्ष के अपने गरीबी के चरम रिकॉर्ड पर पहुंच गया। बेरोजगारी के मुद्दे पर बात, विश्व खुशी रिपोर्ट जिसको हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कहते हैं। तो इस तरह के मुद्दे आपसे यदा कदा चूक जाते हैं पढ़ाई में। हमारी जो विशेषज्ञों की टीम है वो आपके लिए किसी भी लिस्टेड नेशनल लेवल के ऑथेंटिक समाचार पत्रों, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और तमाम अन्य सोर्सेज का इस्तेमाल करके आपके लिए तैयार करती है। मेरा रोल सिर्फ आपके बीच में उसे प्रेजेंट कर देना होता है। मेरे ही दिशा निर्देश में पूरी टीम कार्य करती है वो एक अलग बात है, लेकिन इसके पीछे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की एक बड़ी फौज है जो मिलकर इसे तैयार करती है। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम अनावश्यक जानकारियां आपके बीच में न रखें, क्योंकि अक्सर समसामयिकी के नाम पर इतना सारा फैक्ट और डेटा आपके बीच में चर्चा कर दिया जाता है कि उसे याद रखना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। तो कोशिश किया गया है कि यूपीएससी का होगा तो यूपीएससी के लिए अलग करंट अफेयर सीरीज चलेगी, स्टेट पीसीएस के लिए अलग करंट अफेयर्स की सीरीज चलेगी, क्योंकि वहां प्रश्नों के जो स्वरूप है, जिसको हम नेचर ऑफ क्वेश्चन कहते हैं, वो डिफरेंट है। यूपीएससी है तो उसका नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो डिफरेंट है। ये यूपीएससी के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। हालांकि इसमें पढ़ाई गई चीज़ें आपको स्टेट पीसीएस और अन्य एग्जाम्स में भी उतनी उपयोगी हैं, लेकिन यहाँ
प्राथमिक उद्देश्य यूपीएससी के लिए संभावित प्रश्नों की ज्ञान श्रृंखला विकसित करना है। ठीक है, और आगे देखते हैं। सामाजिक राजनीतिक मुद्दे भी होते हैं। उदाहरण, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का विवाद अभी आपने देखा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी जैसा विवाद आपने देखा, या अभी एनआरसी जैसा मामला आपके सामने आएगा। सॉरी, अभी आपके सामने जो मतगणना और मतगणना के अधिकार से संबंधित रिव्यू है, एसआईआर जिसे कहते हैं, उसका भी मुद्दा हमारे सामने है। तो इस तरह के विषय भी करंट अफेयर्स में बन सकते हैं। जब तक वो केवल मुद्दे रहते हैं, उनसे सवाल नहीं बनते। मुद्दे पर यदि जुडिशरी ने कोई निर्णय दिया हो, सरकार ने कोई कमेटी बनाई हो, उसकी रिपोर्ट आ गई हो, केवल कमेटी बनने पे भी सवाल नहीं बनेगा। इसलिए अक्सर हमारा विद्यार्थी ये समझ नहीं पाता कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत से समाचार पत्रों में प्रतिदिन ढेर सारी खबरें हैं, किसे रटा जाए, किसे छोड़ दिया जाए। तो प्रश्न बनते कब हैं? किसी भी विषय पर जब कोई निर्णायक स्थिति आ जाती है, चाहे तो सरकार के द्वारा कानून बना दिया जाए, कोई कमेटी बने, वो अपनी रिकमेंडेशन दे दे, या जुडिशरी कोई निर्णय दे दे, सामान्यतः तभी इन विषयों पर प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप विद्यार्थी कभी कभी समाचारों को रटने की गलती कर लेते हो और इससे पढ़ते बहुत कुछ हो और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं मिलते। तो आरएनडी करने वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही यहाँ पर समेटने की कोशिश की है, जो परीक्षा के 2 महीने पहले से इसलिए शुरू की जाती है कि साल भर की मेहनत को यहाँ पर मूल्यांकन करते हुए अपडेट और अपग्रेड आप कर सके। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक आर्थिक मुद्दे, इसमें उदाहरण है, जैसे अगेन हमने बताया, गरीबी, बेरोजगारी जैसे विषयों पर कानून अगर कोई बनाया जाएगा। आर्थिक मुद्दे तो है ही हैं, लेकिन राजनीतिक विषय, सरकार की भूमिका क्या है इसमें? गरीबी विषय समाज पर क्या प्रभाव डालती है, तो सामाजिक जीवन में सवाल होगा। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है, आर्थिक जीवन सवाल होगा। उस पर सरकार ने कोई विधि, नियम, विनियम बना रखा हो तो राजनीति पर सवाल होगा। अगर आर्थिक मुद्दों का राजनीतिक विषय है तो उसी को राजनीतिक आर्थिक मुद्दे कहते हैं। अगर आर्थिक विषय का समाज से संबंधित विषय है तो सामाजिक आर्थिक मुद्दे होंगे। ये जो अप्रोच है, ये ज्यादातर करंट अफेयर्स की मैगजीन्स या पुस्तकों में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वहां केवल खबरों को परोसना उनका उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि हमारा विद्यार्थी परीक्षा के दृष्टिकोण से उसे कैसे तैयार करे कि मिलते जुलते विषय सामग्री उसे परीक्षा के प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव्स के रूप में मिल सके। ठीक है, ये हमने राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों में कौन कौन से मुद्दे मूलतः आ सकते हैं, मैंने उनको लिए, और भी कई सारे मुद्दे होते हैं। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी में क्या क्या पढ़ना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी में महत्वपूर्ण विषय तथा उप विषयों में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कोई सम्मेलन हुआ हो, किसी प्रकार का संधि और समझौता हुआ हो, जैसे यूएन के किसी प्लेटफॉर्म पर किसी खास तरह का कोई सम्मेलन हो जाए तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसमें कोई संधि समझौता हुआ हो, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे कभी ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर भारत ने कोई समझौता किया हो, एससीओ सम्मेलन में कोई समझौता किया हो, या अलग अलग ग्रुप्स हैं पूरी दुनिया में, उसमें भारत की क्या भूमिका रही हो, जैसे आसियान संगठन जैसे। तो ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सम्मेलन हैं, संधियां हैं और उसके समझौते हैं, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं से सवाल बनते हैं। अब कौन से विषय महत्वपूर्ण है, आप सर दर्द लेने की जरूरत नहीं, हमारी टीम वो काम करेगी, आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें। राइट, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर के संगठन जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस या उससे रिलेटेड उसकी सहयोगी संस्थाएं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जैसी संस्थाएं, या कुछ अलग संस्थाएं जैसे नाटो जैसी संस्था या नोटो जिसे कहते हैं, नाटो और नोटो जैसी संस्था, और रूस यूक्रेन विवाद जैसे मुद्दे। प्री में ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय विषयों पर कम सवाल आते हैं, ये मेंस में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 2 में यहाँ से विशेष रूप से सवाल मिलेंगे, लेकिन प्री में ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय मामलों में अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय जो संधि समझौते होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्चा हम लगभग सब पर, लेकिन ऐसे कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं, जैसे संगठनों के अपने कुछ रिपोर्ट्स होंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे।
अब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम पर कोई रिपोर्ट आई हो, या UNFCCC के किसी रिपोर्ट पर, जैसे कॉप सम्मेलन होते हैं, कॉप सम्मेलन की कोई रिपोर्ट आ गई हो, तो वो एनवायरमेंट में हम अलग से लेकर चलेंगे। तो इस तरह की चीजें प्री में अलग से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ऑपरेशंस, जैसे संयुक्त सैन्य अभियान चलाए जाते हों, या कोई बचाव या राहत कार्य जैसी चीजें होती हों और वो महत्वपूर्ण रही हों। कभी कभी ज्वाइंट ऑपरेशंस होते हैं, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे देशों के ऑपरेशंस होंगे, जैसे क्वाड का कोई ऑपरेशन अगर हो रहा हो। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई यात्रा हुई हो, उस दौरान उसकी संधि और समझौते हुए हो, जैसे भारत के प्रधानमंत्री की अगर ब्रिटेन की यात्रा हुई हो और वहां के साथ कोई समझौता हुआ, या यूरोपीय यूनियन के किसी सदस्य के भारत आगमन पर एक समझौता हो गया हो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जैसा समझौता है, तो इस तरह के विषयों पर सवाल बनते हैं, है ना, तो उनसे सवाल बनेंगे। स्पेशली संयुक्त राष्ट्र संघ के चर्चित विषय हमेशा महत्वपूर्ण विषय रहते हैं। हमने पहले भी चर्चा किया कि अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से प्रारंभिक परीक्षा में सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं वो इन विषयों के इर्द गिर्द अधिक होंगे। विषय का चुनाव करना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का चुनाव करना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, हम आपके बीच में रखेंगे, उसे समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के बाद आर्थिक समसामयिकी भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्री की परीक्षा में इकोनॉमी से रिलेटेड ज्यादातर जो विषय पूछे जाएंगे उसमें करंट से रिलेट कर ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी में अगर मान लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को लेकर के सवाल बने, 15 क्वेश्चन अगर पूछे गए, तो 8 से 12 सवाल करंट अफेयर्स की इकोनॉमी और उसके कॉन्सेप्ट से जोड़कर, जैसे मान लीजिए कि आर्थिक सूचकांक की कोई रिपोर्ट आ गई हो और उसके वजह से भारत की जीडीपी या बजट से संबंधित कोई रिपोर्ट आ गई हो, या आर्थिक सर्वेक्षण की कोई रिपोर्ट आ गई हो, जीडीपी की स्थिति, जीएनपी की स्थिति, या जीडीपी की स्थिति में जीडीपी क्या होता है, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, तो करंट के साथ वो कॉन्सेप्ट को जोड़कर आपसे सवाल पूछता है। जब भी ऐसे विषय हम चर्चा करेंगे तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट की चर्चा भी हम यहां पर कर देंगे कि अलग से आपको उसे पढ़ना ना पड़े। इकोनॉमी की क्लास में अगर आपसे कहीं वह विषय छूट भी गया हो तो समसामयिकी के साथ उसे आपको अपडेट करा दिया जाएगा। ऐसे जितने भी रिलेवेंट या चर्चित विषय साथ में आएंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। विगत वर्ष में क्या कुछ हुआ उससे रिलेट करके जो भी डेटा एनालिसिस सामने आती है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इन पर सवाल अक्सर आते हैं, इन पर भी चर्चा होगी। दूसरा, राष्ट्रीय बजट के महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रीय बजट में कोई नई योजना, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एक फंड ज्यादा कर दिया गया हो, एक फंड कम कर दिया गया हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस तरह के सवाल बनते हैं। आर्थिक कोई नीति बनाई गई हो भारत सरकार की, किसी तरह की कोई कार्यक्रम और योजना बनाई गई हो, उससे सवाल बनते हैं। आर्थिक सम्मेलनों में जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G7, G20, एपेक या ओपेक सम्मेलन और भारत की भूमिका, भारत पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे प्रश्न बन सकते हैं। कुछ आर्थिक मुद्दे हैं जैसे मुद्रास्फीति का मुद्दा हो, ये स्फीति की स्पेलिंग गलत हो गई, मुद्रास्फीति का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। आर्थिक सूचकांक बहुत सारे आते हैं, जैसे निर्धनता को लेकर के सूचकांक आएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट आएगी इत्यादि, इनसे सवाल अक्सर पूछे गए हैं विगत वर्षों में। मिथलेनियस लेवल पर जितने भी बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मानव विकास रिपोर्ट पर सवाल पूछ लेना, या भारत कौशल रिपोर्ट पर सवाल पूछ लेना। इस तरह के सवाल हमें आर्थिक समसामयिकी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। बहुत सारे और बिंदु हैं, हमने कुछ बिंदु केवल संज्ञान में लाने के लिए आपके बीच में रखे। पिछले 2025 से 2026 के बीच में 2026 की परीक्षा के लिए जो संभावित आर्थिक विषय हैं, उन सबको एक एक करके आपके बीच में रखने की हम कोशिश करेंगे। विज्ञान जगत की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें विज्ञान कांग्रेस, या अगर विज्ञान को लेकर कोई सरकार की नीति आई हो, जैसे स्वास्थ्य नीति आई हो, जैसे परमाणु नीति आई हो, या किसी अन्य प्रकार की ऐसी नीति आई हो, तो इससे प्री में भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार में नोबेल शांति पुरस्कार
नोबेल साहित्य के पुरस्कार के अलावा आजकल विज्ञान पर दिए गए नोबेल पुरस्कार, जिसमें भौतिकी के क्षेत्र में दिए गए पुरस्कार, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए पुरस्कार, जीव विज्ञान या बायोलॉजी के क्षेत्र में दिए गए पुरस्कार पर भी वो संभावित सवाल आपसे पूछ रहे हैं। तो ये यहीं पर हमने इसे ले लिया है कि अगर हमें साइंस से रिलेट करके कोई सवाल होगा तो हम यहाँ पर इन विषयों को आपके बीच में चर्चा करेंगे। जब साइंस की चर्चा करेंगे तो हम शांति और साहित्य के पुरस्कार की चर्चा भी यहीं समेट देंगे, जिससे अलग से नोबेल पुरस्कार ना पढ़ना पड़े। राइट, मकसद सिर्फ एक है कि आप अपने अध्ययन के अंतिम चरण में परीक्षा पास करने की श्योरिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना यहाँ पर। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे जीव विज्ञान तथा संबंधित चर्चित विषय और प्रौद्योगिकियां, जैसे किसी रोग को लेकर चर्चा हुई हो, उससे संबंधित कोई वैक्सीन या दवा जैसी बात हुई हो तो सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि कुष्ठ रोग के समापन के लिए भारत कौन सी थेरेपी इस्तेमाल कर रहा है, तो MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल कर रहा है। तो ड्रग थेरेपी और दवाएं तक आपसे पूछी गई हैं। वैक्सीन का नाम पूछा गया है। हाल में नाक से प्रयोग की जाने वाली नेजल ड्रॉप के माध्यम से कुछ वैक्सीन हमारे देश में आई हैं। कैंसर से रिलेट करके भी वैक्सीन डेवलप करने का दावा किया गया है। ऐसे अगर भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने उसे अनुमति दी हो तो उस वैक्सीन का नाम, प्रोडक्शन कंपनी, उसकी खासियत, उसके वैज्ञानिक अप्रोच, सब पर आपसे सवाल बनेगा। कोई रोग चर्चा में आता है, हर साल 2 साल के अंदर कोई ना कोई बड़ा रोग महामारी का रूप ले लेता है, तो उस तरह के सवाल बनते हैं। नहीं आते हैं तो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी में आए दिन नई खोजें हो रही हैं जो मानव जीवन को और उन्नत और सुरक्षित बनाने का प्रयास करती हैं। इन पर भी निगाह होगी। इसमें केवल प्रौद्योगिकी का नाम नहीं होगा, प्रौद्योगिकी के मैकेनिज्म इत्यादि को भी क्लास में समझाने का प्रयास किया जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी या नवीन चर्चित मुद्दे या टेक्नोलॉजीज अगर कोई भी हैं तो उनसे रिलेट करके सवाल खूब पूछे जाते हैं, उन पर फोकस करेंगे। रक्षा विज्ञान से संबंधित बहुत सारी चीजें चर्चा में हैं, जैसे प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी या न्यू वॉरफेयर, युद्ध प्रौद्योगिकियां अलग अलग तरीके की चल रही हैं। जैसे आपने सुना होगा S-400 हम रशिया से आयात कर रहे हैं, आयरन डोम इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। तो भारत का अपना मिसाइल और ड्रोन सुरक्षा कवच क्या कहलाता है, आपसे पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा। क्या उसका नाम सुदर्शन है? 4 विकल्पों में होगा। ऐसे सवाल भी आपसे बनेंगे। तो रक्षा प्रौद्योगिकी की हर अपडेट, और हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा अगर भारत ने किसी विज्ञान के क्षेत्र में बहुतेरा काम किया है तो उसमें से एक रक्षा प्रौद्योगिकी भी है। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में से एक है। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज विगत वर्ष में अगर उपलब्धि के रूप में दर्ज हुई हो, चाहे वो किसी रॉकेट टेक्नोलॉजी के रूप में हो, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के रूप में हो, स्पेस टेक्नोलॉजी के रूप में हो, कोई नया प्रोजेक्ट भारत सरकार चला रही हो, किसी खास तरीके की योजना या परियोजना हो, तो उसे भी चर्चा करेंगे। साइंस के अंतर्गत ही सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेक्टर है तो एक है एनर्जी सेक्टर, दूसरा है डिफेंस सेक्टर और तीसरा है बायोलॉजी का सेक्टर। अब विगत 10 वर्षों पे ध्यान करके देखिएगा, इन 3 सेक्टर्स पर खूब सवाल पूछे गए। और अगला जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है एनर्जी। एनर्जी पर भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। एनर्जी में पारंपरिक और गैर पारंपरिक, विशेषकर गैर पारंपरिक या रिन्यूएबल एनर्जी, पुनर्नवीनीकृत ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर खूब चर्चा होती है। जैसे हाल के दिनों में भारत हाइड्रोजन को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पर भी काम शुरू हो चुका है। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में वैश्विक सौर मंच में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारे यहाँ सोलर एनर्जी को लेकर के क्या हम कर रहे हैं, कितनी विद्युत ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। विंड एनर्जी पर भारत नित्य नए अचीवमेंट्स अचीव करता चला जा रहा है। ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? ये आएंगी गैर पारंपरिक ऊर्जा या पुनर्नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत में। सौर ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो या हाइड्रोजन को लेकर के हो या कोई नई प्रौद्योगिकी डेवलप हुई हो, अगर उसे सरकार के किसी वैधानिक संस्था के द्वारा एक्रेडिटेशन दिया गया हो, पहचान मिली हो,
या उस पर कोई उसे पुरस्कार मिल गया हो, तो ऐसी चीज़ें चर्चा में होती हैं। हमारी टीम वो आपके बीच में लेकर आने की कोशिश करेगी। जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत ने शुरू किया, इस पर संभावित है कि सवाल आपसे पूछ लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में भारत की भूमिका क्या है, इस पर सवाल पूछ लिया जाए। सोलर मिशन हमारे देश में चल रहा है, उसके अलग अलग नाम है, उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 7वां, एक और हिस्सा जहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं साइंस टेक में, वो है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस पर भी खूब सवाल बन रहे हैं। इसमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, सबसे ज्यादा चर्चा में जो है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि क्षमता। तो इससे संबंधित अगर कुछ भी नया आपके देश में है तो उस पर सवाल पूछा जा सकता है। कंप्यूटर है तो चिप टेक्नोलॉजी को लेकर के चिप इंडस्ट्रीज भारत में लगाई जा रही है, भारत ने उसके लिए एक मिशन शुरू कर दिया, उस मिशन का नाम क्या, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कंप्यूटर का मतलब पुराने जमाने वाले सवाल नहीं, हम केवल सुपर कंप्यूटर उसकी स्पीड रटते थे। अगर इस साल कोई नया सुपर कंप्यूटर भारत ने बना लिया हो या विश्व स्तर पर कोई नई हाईएस्ट स्पीड का कोई सुपर कंप्यूटर हो तो ध्यान में रखेंगे। कोई कंप्यूटर वायरस जिसने पूरे आईटी सेक्टर को प्रभावित कर दिया हो, नेटवर्किंग को प्रभावित कर दिया हो, उस पर ध्यान में रखना होगा। नहीं तो अब तमाम तरह की चिप और चिप आधारित टेक्नोलॉजी भारत सरकार के द्वारा एक मिशन शुरू किया जाना, इस तरह के सवाल यहां बनते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। चर्चा में एक नया विषय जो आ रहा है वो है रोबोटिक्स। अगर कुछ अचीवमेंट है तो सवाल बनेगा, वरना बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई और नैनो टेक्नोलॉजी अब भविष्य की वो टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारी जीवन शैली को, जीवन जीने के तरीके को बदलने वाली है। अगर वैश्विक या भारतीय स्तर पर ऐसा कोई नया अचीवमेंट मानव समाज ने प्राप्त किया है तो वो सवाल बन सकता है। अगर भारत ने किया है तो महत्वपूर्ण रूप से बन सकता है। वैश्विक रूप से अगर ऐसी कोई प्रौद्योगिकी आई है जो मानव जीवन को बदल सकती है तो उससे भी सवाल की संभावना बनेगी। ये विज्ञान से रिलेट कर पूछे जाने वाले विभाग हैं। अनदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन है। एनवायरमेंट और इकोलॉजी जैसे सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं, जरा उसे भी देखते चलते हैं। इसमें प्रदूषण और उससे संबंधित रिपोर्ट्स, संबंधित सूचकांक, सरकार ने कोई नियम या अधिनियम बनाया उससे पूछा जा सकता है। जैसे वायु गुणवत्ता सूचकांक पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सूचकांक के मानक पूछ सकता है। कई बार कलर कोड को लेकर सवाल पूछता है। हरा रंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, लाल रंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, ऑरेंज किस कलर का प्रतिनिधित्व करता है, ब्राउन किस कलर का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें AQI का स्टेटस क्या से क्या होना चाहिए और AQI के स्टेटस में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 या PM10 का क्या परसेंटेज होता है। इस तरह की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहां केवल घटना नहीं, उसकी तकनीकी मानकता पर भी ध्यान रखना होगा। अर्थात जिस तरह के विषयों में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस तरह की चर्चा क्लास में करनी आवश्यक होती है। नॉर्मली हम केवल घटनाओं की चर्चा कर देते हैं तो आपके लिए, आप बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हो जाती, कहानी बन जाती है, आपको मजा बहुत आता है। लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के तभी सॉल्व होंगे जब अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को टेकअप कर रहे हैं तो उसमें PM यानी पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, 2.5 या 10 से मतलब क्या होता है, या अन्य कौन कौन से फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर कोड का मतलब क्या होता है, उस कोड की वजह से वायु की प्रदूषण की स्थिति क्या होती है, उसके अपने क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, कौन कौन सी समस्याएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद फिर सरकार ने नियम बना, ग्रैप 1 क्या है, ग्रैप 2 क्या है, ग्रैप 3 क्या है, ग्रैप 4 क्या होता है, ग्रैप 4 में कौन कौन सी चीजें प्रतिबंधित हो जाती हैं। ये इंटर रिलेशन है इम्पैक्ट का। ये सारी चीजें जब हम क्लास में पढ़ लेते हैं तो फिर पूछे जाने वाले प्रश्नों की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है कि आप न कर पाए, है ना। पूछे जाने वाले प्रश्नों में न कर पाने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। सारे डायमेंशंस आपको क्लियर होते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक जैसे सवाल हो सकते हैं, विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक हो सकते हैं ना। इस तरह से बहुत सारे प्रदूषणों से संबंधित सूचकांक या विषय या मुद्दे बन सकते हैं। हमने 2-3 नाम दिए, और भी कई हैं, उनकी चर्चा करेंगे जब आवश्यक होगा तो, क्योंकि बाकी क्लास में तो टीचर कंसर्न ने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा होता है, एप्लीकेशन पढ़ा रखा होता है। करेंट सिनेरियो में इसको रिलेट करके क्या क्या अपडेट्स है उस पर चर्चा इस क्लास में जरूर होगी। इसमें कॉन्सेप्ट की भी चर्चा होगी,
फैक्ट्स की भी चर्चा होगी, एप्लीकेशन की भी चर्चा होगी और करंट अपडेट की भी चर्चा होगी। फायदा, क्लास में आप पहले से इन विषयों को पढ़ चुके हो, इसमें क्या अपडेट है और क्या अपग्रेडेशन है, ये दोनों ही चीजें इस क्लास से आपकी ऐड ऑन हो जाएंगी। इससे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर चुनने की क्षमता विकसित होगी, जो आपके रिजल्ट को कंफर्म या आपके रिजल्ट को स्थायी रूप से सफलता की ओर ले जाने में आपको मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पारिस्थितिकी विषय से रिलेट करके पूछे जाने वाले सवाल। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को लेकर तमाम सवाल, जैसे जैव विविधता के मुद्दे और उससे रिलेटेड कॉप सम्मेलन पर पूछे जाने वाले सवाल। अब जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, कहीं किसी क्षेत्र विशेष की स्थलीय जैव विविधता यदि समाप्त हो जाए तो उस पर किस तरीके का रिपोर्ट या कौन सी सूची बन जाती है, हॉट स्पॉट उसको कहेंगे। किसी जलीय पारिस्थितिकी में गड़बड़ी हो जाए, क्षति हो जाए तो होप स्पॉट कहते हैं। क्या भारत में इस साल कोई नया हॉट स्पॉट पहचान में आया है? क्या भारत में कोई नया होप स्पॉट पहचान में आया है? और किस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के आधार पर यह आइडेंटिफाइड होता है, इस सब विषय चर्चा में आएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्यावरण में, जिसमें यहाँ लिखा हॉट स्पॉट और हॉट स्पॉट की नवीनतम रिपोर्ट पर चर्चा होगी और यहां अक्सर आयोग इन पर सवाल पूछता है। रामसर की नवीन रिपोर्ट, जो वेटलैंड्स होते हैं, दलदली भूमि क्षेत्र होते हैं पूरी दुनिया में, वो रामसर मानक पर उनकी पहचान होती है। उनके अपने फायदे, उनके अपने नुकसान हैं। तो हर साल ये रिपोर्ट अगर हमें देखें तो हमारे देश में कौन सा नया रामसर स्थल चुना गया, इस पर सवाल कई बार पूछा गया, इसकी भी चर्चा करेंगे। अच्छा, हमने यहां बताया कि जैव विविधता पर सवाल बन सकता है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रदूषण पर सवाल बन सकता है। अब इस विषय में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पे सवाल बन सकता है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो कॉप सम्मेलन होते हैं, यूएनएफसीसी की रिपोर्ट आती है या सम्मेलन हुए हैं, उन पर भी सवाल बनते हैं, इन पर भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कृत्य हैं जिनसे सवाल बनते हैं, जैसे पृथ्वी आयोग और चर्चित मुद्दे, जल मंत्रालय के चर्चित मुद्दे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुद्दे, पर्यावरण सम्मेलन की रिपोर्ट और मुद्दे, समसामयिक अन्य चर्चित मुद्दे, कानून और रिपोर्ट्स, जैसे भारत सरकार के अधीन एनजीटी जैसी संस्थाएं, या शब्द थोड़ा टेक्निकली गलत हो जाएगा, भारत में एनजीटी जैसी संस्थाएं भारत सरकार से लेकर के लगभग आम और खास सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को आदेश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है। तो ऐसे विषय अक्सर चर्चा में होते हैं, उनसे हम सवाल पूछे जाते हैं, उनकी हम तैयारी आपके बीच में रखेंगे। नेक्स्ट, विविध अन्य मुद्दे। अब जो मुद्दे इन 5 श्रृंखलाओं में नहीं आए, राष्ट्रीय घटनाक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, आर्थिक घटनाक्रम में, वैज्ञानिक घटनाक्रम में, पर्यावरण पारिस्थितिकी घटनाक्रम में, उन्हें हमने मिसलेनियस श्रेणी में रखा है। जैसे समझ लेते हैं कला और संस्कृति तथा विरासत से संबंधित विषय, जैसे इसी वर्ष दीपावली को विश्व विरासत सूची में यूनेस्को नाम की संस्था ने स्वीकार कर लिया। इसके पहले अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवत गीता और एक अन्य साहित्य को, नाट्य शास्त्र को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। उसके 1 साल अगर हम पहले जाने की कोशिश करें और एक पिछली रिपोर्ट की बात करें तो भारत में असम के एक स्मारक मोइदम को ले लिया गया, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पैतृक निवास को ले लिया गया, या दक्षिण भारत के कर्नाटक के होयसल मंदिरों को ले लिया गया। तो साल दर साल जो नई रिपोर्ट, गरबा जैसे नृत्य को लिया गया, जिसको यूपीएससी ने पूछा भी है सवाल के रूप में, गरबा नृत्य विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, यूपीएससी ने पिछले वर्ष ही पूछा, मतलब विगत वर्ष में पूछा। तो ऐसे कला, संस्कृति और विरासत से संबंधित मुद्दे, और हर साल यूनेस्को की रिपोर्ट में यदि भारत का कोई स्थान आया हो तो वो स्थान कौन सा है और उसे किस श्रेणी में शामिल किया गया, जैसे दीपावली को किस विरासत सूची में शामिल किया गया, उसे भी पढ़ेंगे। यहां से सवाल संभावित है। महत्वपूर्ण पुरस्कार, जैसे नोबेल पुरस्कार की मैंने चर्चा की, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, इस तरह के पुरस्कारों से भी, बुकर पुरस्कार है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार है। सभी पुरस्कार नहीं रटने, परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित पुरस्कारों की समझ हमारी टीम को है, वो आपके बीच में चीजों को लेकर आती है।
नेक्स्ट, ऑपरेशंस और अभियान्स। ये ऑपरेशन और अभियान्स क्लाइमेटिक इफेक्ट को लेकर के हो सकते हैं। ये ऑपरेशंस अभियान किसी खास तरह की आपदा को लेकर के हो सकते हैं, जैसे सुनामी कहीं आई हो, चक्रवाती तूफान आया हो, या बाढ़ की परिस्थितियां विकसित हुई हैं, या किसी अन्य मामले में ऐसे ऑपरेशंस या अभियान किए गए हों। किसी अतिवादी संस्था, किसी आतंकवादी संस्था के खिलाफ किया गया ऑपरेशन या अभियान, सेना के आपसी सामंजस्य को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन या अभियान, या अन्य प्रकार के अभियान, इन सबको यहां पर लेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां, कई बार कुछ महत्वपूर्ण तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे विगत वर्ष यानी 2024, 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 के बीच में बिरसा मुंडा नाम के एक जनजातीय नेतृत्वकर्ता के नाम पर एक जनजातीय वर्ष मनाया गया। और उसको कब से शुरू किया गया, इस पर सवाल आपके लिए संभावित हो सकता है। तो कोई वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, कई बार कोई डिकेड यानी कोई दशक बहुत महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी कोई शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत सरकार ऐसी बहुत सी चीजें अब कर रही है। 75 वर्ष के पूरे होने पर, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत काल को आधार बनाकर कई अमृत योजनाएं, परियोजनाएं या उसकी याद और विरासत से रिलेटेड काम हुए हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स केवल इकोनॉमी के बजट से रिलेटेड विषय नहीं। तो करंट अफेयर्स क्या है, अक्सर हमारे विद्यार्थियों को जो चुनौती होती है उसे समझाने के लिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है आपके बीच में। ठीक, ये हुआ इस पूरे समसामयिक घटना चक्र के डायमेंशंस को कवर करने का सेशन, क्योंकि आज ही हमारा पहला सेशन है। अब इस सेशन में हम आपको ये पहला विषय हम चुनने जा रहे हैं, राष्ट्रीय समसामयिकी से रिलेटेड। आज हम मुश्किल से 4 या 5 मुद्दे लेंगे, बड़ा लंबा सेशन आपका हम नहीं लेंगे। 1-2 दिन के अंतराल पर ये सेशंस आपके बीच में यूट्यूब पर आते रहेंगे। कब ये सेशन आने वाले हैं, पहले अभी मैं रिकॉर्डेड सेशन आज दे रहा हूं, आगे से मैं लाइव सेशन दूंगा, जिससे मैं आपके साथ जुड़ भी सकूं, आपके सवालों को देख भी सकूं। और आप इसे सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी नोटिफिकेशन है वो प्रायर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, जिससे एक भी सेशन या क्लास आपका छूटे नहीं। मेरी ड्यूटी होगी कि आज हम ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और लगभग 10 मई तक हम ये सेशन कंप्लीट कर देंगे, लगभग 10 मई, क्योंकि 24 मई 2026 को आपका एग्जाम है। ठीक, और आज के डेट में हम इस विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज 22 मार्च है। ठीक, हमें 18 मार्च से शुरू करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से, ऐप की गड़बड़ी और समस्याओं की वजह से इस डेट को हमने 4 दिन एडवांस आगे किया। आज से लेकर के और 10 मई के बीच में ये सारे विषयों पर समसामयिकी हम आपके बीच में रखेंगे। राइट, तो पहली सीरीज जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है राष्ट्रीय समसामयिकी। अब आज से पूरे साल की राष्ट्रीय समसामयिकी एक सीरीज में चलेगी और खत्म होगी। जब वो खत्म होगी तब अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी चलेगी, वो खत्म होगी तो फिर आर्थिक समसामयिकी। इस तरह एक एक सीरीज की श्रृंखला आपके बीच में आएगी। और 10 मई तक यूपीएससी के एग्जाम के लगभग 14 दिन पहले यानी 2 हफ्ते पहले आपको मैं वर्ष भर के करंट अफेयर से 2-4 करवा दूंगा, इस स्तर पर कि आप परीक्षा को सॉल्व करने या परीक्षा को पास करने में अपनी योग्यता का विकास कर सकें। ये 100% निःशुल्क है, आपकी आवश्यकता के अनुरूप है। यूट्यूब पर ही ये सेशन चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत दिन से आपकी डिमांड थी, इसलिए इसे फॉलो किया गया। अब हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर हमने सेगमेंट की सीरीज स्टार्ट की। अब ये एनुअल करंट वार्षिकी है, जिसमें हमने वार्षिक समसामयिकी के विषय को स्टार्ट किया। और हमने जो पहला विषय लिया है वो मैं यहां मेंशन कर दूं। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय समसामयिकी, राष्ट्रीय समसामयिकी श्रृंखला सीरीज है। आज उसका पहला पार्ट है, अगला पार्ट 2 आएगा। तो जैसे ही आप थंबनेल देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने 2 तक कर लिया, ये तीसरा वाला है, 3 तक कर लिया है, चौथा अब हमें देखना है। चलिए सर, इसमें सबसे पहला विषय हम आपके बीच में लेकर आते हैं। समसामयिकी की जानकारी बहुत से स्रोतों से मिल सकती है। अब
इस विषय पर हम किस तरह से तैयार करें कि मैक्सिमम चीजें हमारे कमांड में आ जाएं, तो हम इसे आपके बीच में क्लियर कर रहे हैं। तो अब बीजी राम जी नाम का एक मिशन है जो भारत सरकार ने शुरू किया। तो अगर इस विषय पे हमें कमांड करना है तो हमें सबसे पहली चीज कि इस विषय का विषय परिचय आपको पता होना चाहिए, इसका विषय परिचय पता होना चाहिए और फिर इसके महत्वपूर्ण बिंदु हमें पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदु हमें पता होना चाहिए। मैं कैसे विषय को औरों से अलग करता हूं और कम से कम डेटा और इंफॉर्मेशन आपको दी जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा सवाल बन जाएंगे, क्योंकि आयोग क्या सवाल बनाएगा, बीजी राम जी से संबंधित क्या सत्य नहीं है। तो कोई 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई 3 ऑप्शन सही होंगे, एक उसमें गलत जानकारी होगी। इसलिए जरूरी है कि सारे महत्वपूर्ण बिंदु और आयाम आपको स्पष्ट हो, है ना, तभी ऐसे प्रश्न कर पाओगे। या लीजिएगा बीजी राम जी से संबंधित किन किन विषयों से आप सहमत हैं। तो 4 विकल्प होंगे, नीचे डिकोड करना होगा, 1 2 3 4 चारों सही है, 1 2 3 सही है, वगैरह वगैरह ऑप्शन दे देते हैं, है ना। तो पढ़ते समय सोर्सेज से हमें इसको निकालना होता है। अगर हम विषय वस्तु की बात करें या विषय परिचय की बात करें तो विषय परिचय में एक चीज बहुत क्लियर हमें होनी चाहिए कि पहले ये मनरेगा के नाम से इसे पहले महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन के नाम से जाना जाता था। तो पहले इसे MG नरेगा कहा जाता था, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता, तो इसको MG नरेगा कहते थे। तो ये हो गया MG NREGA। ये भारत में 2005 में आया, उसके पहले भी ये काम होते थे। तो वर्ष 2005 में मनरेगा के नाम से जो परियोजना चलती थी, अगर हम उसके हिंदी में से मनरेगा कहते हैं, MG फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल, ई शब्द इसमें से मिस हो गया, देखिए, इसीलिए जब आप पढ़ते हैं तो चीजें याद आ जाएंगी। मनरेगा, ठीक, हाँ। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ए फॉर एक्ट, वर्ष 2005 में ये कानून बना। एक्ट का मतलब अधिनियम। अब MG नरेगा या महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा जैसा जो प्रोग्राम बना, इस मनरेगा जैसे प्रोग्राम में महात्मा गांधी के नाम पर नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर, रूरल का मतलब ग्रामीण स्तर पर, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की गारंटी, जी फॉर गारंटी देने के लिए कानून बनाया था सरकार ने, और कहा कि गांव में रहने वाले किसान और श्रमिक जैसे लोगों के हर परिवार को हम साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देंगे। ये व्यवस्था 2005 से 2025 तक 20 वर्षों तक चलती रही। अब इसकी जगह पर जो नया प्रोजेक्ट आ गया, जो नया प्रोग्राम आ गया, उसका नाम रखा गया बी अब जैसे ये जो प्रोग्राम रखा गया, ये भारत के प्रोग्राम में अलग है। इसमें VBG शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसमें एक V शब्द हमने मिस कर दिया था। तो VBG राम जी के नाम से ये परियोजना शुरू हुई। अब ये VBG क्या है ना, VBG राम जी। अब ये अलग अलग शब्दों के अपने मीनिंग है। V फॉर है विकसित, विकसित। B फॉर भारत, G फॉर गारंटी, गारंटी। अब विकसित भारत में गारंटी दी गई है, किस चीज की गारंटी दी गई है? रूरल स्तर पर, रूरल स्तर पर जो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई है उसमें ये शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हाँ, तो इसमें VG राम जी शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, रोजगार एंड आजीविका
आर फॉर रोजगार एंड ए फॉर आजीविका, आजीविका। इसमें रोजगार की गारंटी देने का वादा किया गया। अब यहां पर जो रूरल शब्द है उसकी जगह पे जी के लिए और एम के लिए उन्होंने क्या किया, एम के लिए इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि ये एक नेशनल लेवल पर प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है वो मिशन के फॉर्मेट में चलाया जाएगा, तो उन्होंने एम फॉर ले लिया मिशन, और जी फॉर है ग्रामीण। तो अगर हम विषय परिचय करें तो जो वीबीजी रामजी योजना है ये विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है, यानी ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आजीविका की गारंटी का यह मिशन है। तो विकसित भारत कैसे होगा, विकसित भारत के लिए गांवों का विकसित होना जरूरी है, इसलिए विकसित भारत के लिए रोजगार और आजीविका की ग्रामीण स्तर पर गारंटी की योजना बनाई गई। तो एक तो नामकरण बदल गया, अब इस नामकरण में पहले जो मनरेगा था अब वो बदल गया, वो बीबीजी रामजी शब्द हो गया, और ये कब आया, ये 2025 में आया। ठीक, अब हमें समझना होगा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में 2-3 चीजें ध्यान रखने लायक है, वो ध्यान रखना है। क्या है ध्यान रखना, पहला लक्ष्य व उद्देश्य क्या है इसका, ठीक, हाँ, किस तिथि को लागू हुआ, अब इसके आयाम कौन से हैं, और व्यय सहभागिता। अगर इतने बिंदु को आप ध्यान में रख लें तो पूछे जाने वाले प्रश्नों के बहुत सारे एरियाज आप कवर कर लेंगे इन्हीं विषयों को। तो पहले मैंने कहा कि हम एक योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल में दिसंबर 20 दिसंबर को संसद में पास हो गया, 21 दिसंबर को राष्ट्रपति महोदय ने साइन कर दिया, और 22 दिसंबर को ये गैजेट के साथ साथ जो प्रेस है गवर्नमेंट का पीआईपी जिसे हम कहते हैं पीआईबी में ये पब्लिश हो गया। इसलिए कहीं 20 दिसंबर लिखा मिलेगा, कहीं 21 दिसंबर लिखा मिलेगा, कहीं 22 दिसंबर लिखा मिलेगा। 21 दिसंबर को राष्ट्रपति के साइन के बाद ये गैजेट में जब पास हो जाता है तब यह अधिनियम अपने ऑफिशियल फॉर्मेट में आ जाता है, राइट। तो एक नई परियोजना आई, विषय परिचय में पहले जो मनरेगा के नाम से परियोजना जानी जाती थी वही परियोजना अब वीबीजी रामजी परियोजना के नाम से जानी गई। वी और बी का फुल फॉर्म है विकसित भारत, जी फॉर गारंटी, राम फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका, रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से ये परियोजना शुरू हुई। इसी को हम लोग जब पीपीटीज के माध्यम से चीजें चलाते हैं तो आपके बीच में कुछ बिंदु लिखते हैं। केवल बिंदु अगर हम पढ़ दें तो क्या होता है कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वैसे ही पढ़ देंगे, बात समझ में आएगी नहीं। इसीलिए ये थोड़ा सा होमवर्क मैं चाहता हूं कि इस तरह के होमवर्क आपके बीच में हम कर दें कि आप समझ सकें कि क्या क्या चीजें तैयार रखनी चाहिए, और जरूर परीक्षा में से मार्क करके देखिएगा। ढेर सारी डिटेल इंफॉर्मेशन वेबसाइट से उठाकर ढेल देने से आपके ऊपर बोझ बढ़ जाता है। मेरा अनुभव ये कहता है कि इन्हीं के इर्द गिर्द आयोग सवाल सामान्यतः पूछता, अगर इसमें तो कोई बिंदु छूट भी जाए तो 4 विकल्पों में आसानी से आप उत्तर दे पाओगे, ठीक ना। चलो हम बिंदु ले लेते हैं। 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 कानून बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। ये 20 दिसंबर को राष्ट्रपति के सिग्नेचर से तैयार हो गया, ठीक, और यह एक कानून बना, ठीक। आगे साहब ये जो परियोजना है इसने किसको विस्थापित किया, तो मनरेगा योजना को विस्थापित किया। अब मनरेगा योजना जब विस्थापित हुई तो इसकी अपने पीपीटीज में देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं। अब मैं अपने अनुभव के आधार पर चीज आपको बता दूं कि इसमें एक लक्ष्य तय हुआ।
वो लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लक्ष्य है विकसित भारत का आधार तैयार करना। ठीक, तो लक्ष्य यानी एक दूरवर्ती लक्ष्य है, एक निकटवर्ती लक्ष्य है, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और गांव को विकसित किए बिना आप भारत को विकसित बना ही नहीं सकते। इस विजन को ध्यान में रखा गया है। कथन कारण के जब सवाल पूछेगा तो इस तरह के फैक्ट से आप उत्तर नहीं दे पाओगे, इसीलिए मैं साथ में विश्लेषण भी ऐड कर रहा हूं। फैक्ट्स तो दूंगा ही, बिना फैक्ट्स के तो ये पूरा ही नहीं होगा, लेकिन आपको लक्ष्य और उद्देश्य, तो मैं थोड़ा सा समय और लेकर के आपके बीच में बता दूं साहब, इसका लक्ष्य या कहीं कहीं उद्देश्य लिखा मिलेगा। तो दूरगामी उद्देश्य क्या है? दूरगामी उद्देश्य क्या है? विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का निर्माण, और वो कब हमें करना है? वर्ष 2047 में करना है। ठीक, ये दूरगामी हमारा लक्ष्य है। लेकिन निकटवर्ती लक्ष्य क्या है या तात्कालिक लक्ष्य क्या है? हर योजना का अपना एक इमीडिएट टारगेट होता है। तो ये लक्ष्य क्या है, जरा वो देख लेते हैं। इस लक्ष्य के अंतर्गत भारत सरकार ने जब योजना बनाना शुरू किया और प्लान करना शुरू किया, तो उन्होंने एक चीज ध्यान रखा कि वो चाह रहे थे कि रणनीतिक रूप से भारत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार कर ले। टिकाऊ यानी सस्टेनेबल, टिकाऊ ग्रामीण ढांचा विकसित करना। टिकाऊ ग्रामीण ढांचा को इंग्लिश में अगर हम कहें तो टिकाऊ के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा सस्टेनेबल, और ग्राम ढांचा का मतलब होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना क्या होगा? इसमें सड़क बननी चाहिए, लोगों के लिए आवास होने चाहिए, ऊर्जा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ये सब भी इस योजना के पार्ट के तहत रहेंगे। तो एक लक्ष्य है कि टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम करने का लक्ष्य उन्होंने रखा। अच्छा, ये किसके लिए लक्ष्य रखा जाएगा? तो महिला व युवा रोजगार सृजन के साथ ये चलेगा। महिला और युवा रोजगार के सृजन पर काम होगा। महिला और युवा को जब रोजगार होगा तो महिला का सशक्तिकरण होगा, और जब नवयुवक रोजगार सृजित होगा तो देश के विकास में भी रोल अदा करेगा और नकारात्मक गतिविधियों से दूर होगा। भारत में ऐसी नकारात्मक गतिविधियों को हम छोटे मोटे अपराध के रूप में देखते हैं। खर्चा नहीं चल रहा है तो चोरी कर लेना, किसी से मारपीट करके झगड़ा कर लेना, कोई चीज उससे छीन लेना, और अगर कहीं संतरास में आ जाए तो नशे की आदत लग जाना, शराब पी लेगा, बीड़ी गुटखा शराब पान कुछ भी खाएगा पिएगा। अगर संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है तो घर के सामान बेच के खाएगा, लेकिन वो करेगा। जैसे ही आप उसको रोजगार सृजित कर दे तो ये समस्याएं अपने आप कम होने लगती हैं। फिर बाई नेचर को इस तरह का अपराधी होता है तो फिर उसके लिए कानून न्यूनतम कठोरता के साथ उसे लाइन पर लाने की कोशिश करता है या बंदीगृह में डाल करके समाज से दूर रखता है। ये विकास के आयाम होते हैं। तो ये दो प्रमुख चीजें कि तो टिकाऊ ग्रामीण ढांचा विकसित करना, इसका उद्देश्य महिला और युवा को रोजगार सृजित करना है। इसके साथ साथ आजीविका व संचार सुविधा के विकास पर भी ध्यान देना है। हमारे देश में अब गांव में इंटरनेट जैसी चीजें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। आजीविका व संचार सुविधा के साथ साथ अब संपत्ति विकास पर भी ध्यान देना है। ये सब इसके आयाम बनते चले जाएंगे।
अगर हम और चीजें जोड़ने की कोशिश करें कि इस लक्ष्य के अंतर्गत, उद्देश्य के अंतर्गत वो क्या चाहते हैं, तो मात्र रोजगार नहीं चाहते। मात्र रोजगार के स्थान पर, मात्र रोजगार के स्थान पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं। तो अगर हम उनके लक्ष्य की बात करें कि लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तो ओवरऑल एक फॉरसाइटनेस या दूरदृष्टि यह है कि उन्हें विकसित भारत का निर्माण 2047 तक करना है। 2025 में कानून बनाकर उन्होंने क्या किया, उनका देखिए जी, हम गांव के लोगों को एक टिकाऊ, एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले प्रोवाइड करेंगे। गांव में रहने वाले लोगों को, विशेषकर महिला और युवाओं को हम रोजगार देंगे। रोजगार के साथ साथ संचार और संपत्ति का विकास कराएंगे। मात्र रोजगार की जगह पर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, इसमें उत्पादन हो जाएगा। उत्पादन कच्चे माल का उत्पादन है। इस कच्चे माल से बाई प्रोडक्ट का निर्माण होगा और बाई प्रोडक्ट से उत्पादन कार्य होगा, जिससे व्यापार वाणिज्य भी कर सकते हैं। जब हर गांव भारत का उत्पादन केंद्र बन जाएगा तो भारत को केवल शहरों में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से हस्त और कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हर गांव में चलनी शुरू हो जाएगी। लोगों को काम के लिए शहर में आने की जरूरत नहीं, उसके बहुत सारे अप्रोचेस होंगे। इस तरीके से ये उसके उद्देश्य और लक्ष्य हो गए। अगर हम तिथि की बात करें तो जो तिथि मैंने आपको बताई 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये लागू हो गया। अब हम इसके कुछ आयाम की बात कर लें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम आयाम की बात कर लें तो किस किस सेगमेंट को यह कवर करता है, इसे हम आसानी से यहां से समझ सकते हैं। जब हम आयाम की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है रोजगार गारंटी। रोजगार गारंटी पूर्व में यह 100 दिन होती थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। आप कहेंगे सर बस साल में तो 365 दिन होते हैं। ग्रामीण जीवन शैली में खेती बाड़ी का जब दिन आता है, बुआई कटाई का दिन आता है, लोग अपने अपने खेतों में भी इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारी चीजें। तो 60 दिन का एक पॉज पीरियड है। अगर हम 60 दिन का पॉज पीरियड निकाल दें तो 365 दिन में से जो बाकी के 305 दिन मिले, उस 305 दिन में 125 दिन गांव के प्रत्येक परिवार को रोजगार की गारंटी दी जा रही, जबकि पहले मनरेगा में यह गारंटी 100 दिन की होती थी। इसे बढ़ाकर के सरकार ने 125 दिन की गारंटी दी है, यानी पहले की तुलना में अब अतिरिक्त दिनों में रोजगार मिलेगा। एक तो ये रोजगार गारंटी हो गई। रोजगार गारंटी के साथ साथ क्या किया गया, जो इन्हें इनका भत्ता या वेतन या जो इनका पारिश्रमिक होगा वो साप्ताहिक स्तर पर है। पारिश्रमिक साप्ताहिक से पाक्षिक है। साप्ताहिक से पाक्षिक है। पाक्षिक मतलब 15 दिन। इन्हें जब वेतन दिया जाएगा तो एक सप्ताह में अधिकतम 15 दिनों की समाप्ति पर इन्हें दिया ही जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ और बहुत सी महत्वपूर्ण बिंदु दे दिया गया कि एक तो रोजगार गारंटी की बात कह दी, पारिश्रमिक की बात कह दी, और विशेष रूप से कह दिया महिला और युवा सशक्तिकरण हो। महिला व युवा सशक्तिकरण इसका लक्ष्य रखा गया कि अगर गांव की रहने वाली महिला है या युवक है तो उसको प्राथमिकता दी जाए। इसमें रोजगार के साथ साथ कौशल विकास पर भी ध्यान देना है।
रोजगार इमीडिएट समस्या का समाधान करता है और कौशल विकास सस्टेनेबिलिटी देता है। कौशल विकास सस्टेनेबिलिटी देता है, वो अपना काम खुद से सृजित कर सकता है। नौकरी की तलाश करने वाला अब नौकरी देने वाला एंटरप्रेन्योर बन सकता है। कौशल नहीं है तो हमेशा श्रमिक रहेगा। इसी को सस्टेनेबल शब्द ऊपर हमने इस्तेमाल किया है ना। जो वहन योग्य अर्थव्यवस्था विकसित करें, ये नहीं कि लोगों को अपने आश्रित बना दिया, 1000 रुपये भत्ता दे दीजिए तो हर महीने खा के खत्म कर, फिर अगले महीने फिर हाथ फैलाए बैठा मिलेगा। तो आप रोजगार तो दें, साथ साथ कौशल विकास करें, ये इसका यूनिक फीचर है। अगर इस देश के शासन व्यवस्था ने एक विजन रखा कि 2047 तक हम भारत को विकसित देशों में शामिल करें और हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तो यह संभव ही नहीं है कि बिना गांव का विकास किए आप यहां तक पहुंच सकते। मैं किसी सरकार के विवाद में तो नहीं पड़ना चाहता कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया, बाकी सरकारों ने क्या किया, लेकिन आजादी के बाद से जो मॉडल महात्मा गांधी ने दिया था कि पहले गांव का विकास करो तब शहरों का विकास करो, लेकिन इसमें टाइम लगता है, इसलिए नेहरू जी ने इसे उलट दिया। उन्होंने पहले शहरों को केंद्रित कर विकास का ढांचा अपनाया। परिणाम क्या हुआ? तीव्र गति से गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आने लगे और अमानवीय जीवन जीने के लिए झुग्गी झोपड़पट्टी बस्तियों में रहकर अपना शोषण करने के लिए बाध्य होते चले गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था में विकास हुआ, तीव्र गति से विकास हुआ, लेकिन वो सस्टेनेबल विकास नहीं हो रहा था। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ रही है। लेकिन अगर ये मॉडल जो अभी अभी शुरू हुआ है, अभी तो ऊँट के पांव पालने में है, आगे सरकारें कैसे काम करेंगी, अगर भ्रष्टाचार से रहित रख पाई तो जो सपना देखा गया शायद वो सफल हो जाएगा। आगे कौन सी सरकार आएगी, सरकार के नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, भ्रष्टाचार को लगाम लगाने में कितने सफल हो पाएंगे, उस पर इस परियोजना की सफलता है। ये मैंने 2-3 बिंदु आपको बताया। इसमें एक चौथा जो महत्वपूर्ण आयाम है वो है कि इसमें ग्राम पंचायतों को सशक्त किया गया है। ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण है, का सशक्तिकरण है। वो कैसे है? गांव के लिए नीति निर्माण करने में पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देने की बात कही गई। मान लेते हैं कोई गांव नदी के तट पर है, तो वो अपने गांव में बाढ़ से गांव को बचाने की योजनाओं पर पैसा खर्च कर सके, इसके लिए प्लानिंग बना ले। अब कोई राजस्थान का गांव है जहां ऑलरेडी सूखा पड़ता है, तो वो अपने गांव में बाढ़ राहत कार्य पे क्यों पैसा खर्च करे? किसी गांव के किनारे जंगल है और जंगल में हाथी रहते हैं। अक्सर हाथी जब धान या गन्ने की फसल लगाई जाती है तो उनका विनाश करते हैं। तो अपनी फसलों की रक्षा और पशु और मानव के बीच में होने वाले टकराव से रोकने के लिए वो योजनाओं पर काम कर सके, इस पर भी वो ध्यान देगा। यानी जिस गांव की जैसी आवश्यकता, वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप नीतियों का निर्माण कर ले। पहले ये होता था कि प्रदेश के मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय पर नीतियां बनती थी। एक जिले में कई गांव हो सकते हैं, 100 से अधिक गांव हो सकते हैं। हर गांव की अपनी जरूरत है। किसी गांव में पानी खूब है और किसी गांव पानी की कमी है, तो जहां पानी की कमी है वहां तालाब बनाने की परियोजना, नहर लाने की परियोजना, कुआं खोदने की परियोजना पे काम होगा। कहीं सॉफ्ट मिट्टी है तो कुआं खोद जाएगा, लेकिन पथरीली मिट्टी है तो कुआं भी नहीं खोद सकता है, तालाब भी नहीं बनाए जा सकते हैं। तो गांव के, तो इसके लिए एक शब्द आया ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। इसका एक विजन है, इसके एक आयाम में शामिल है। पांचवें जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो अब तक ग्रामीण परियोजनाओं में हमें देखने को नहीं मिलती थी, वो है डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल शासन व्यवस्था से इसे जोड़ा गया। अब यहां डिजिटल शासन व्यवस्था से मतलब क्या है? डिजिटल शासन व्यवस्था से मतलब क्या है? जितने भी श्रमिक इसमें रोजगार प्राप्त करेंगे उनका जैविक पहचान चिन्ह इस्तेमाल होगा, जिससे कि भ्रष्टाचार रोका जा सके। इसको बायोमेट्रिक पहचान कहते हैं, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक पहचान कहते हैं। अब रमा देवी के नाम पर सुलक्षणा देवी काम कर रही हैं, या सुलक्षणा और रामा कोई नहीं है और इन दोनों के नाम पर सिर्फ पैसा उगाही कर लिया गया है, तो नहीं चल पाएगा।
जो व्यक्ति है उसी व्यक्ति की पहचान होगी, और सिर्फ पहचान नहीं होगी, जीपीएस के साथ उसको इनेबल कर दिया गया। ठीक, अब जीपीएस आइडेंटिफिकेशन है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस पहचान। आप सड़क निर्माण में लगे हो या तालाब निर्माण में लगे हो, किस गांव में लगे हो, किस काम में लगे हो, इसकी जीपीएस पहचान होगी। रियल टाइम डेटा, रियल टाइम डेटा, आज की स्थिति में आप भारत के किसी भी कोने में बैठ करके इसका डेटा ले सकते हैं, इसका डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं। एआई का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है, कृत्रिम बुद्धि क्षमता का प्रयोग। ठीक, एआई का प्रयोग। अब आप कहेंगे सर ये तो हद हो गई, अब ऐसे कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? एक ड्रोन में एआई सेंसर लगा हुआ है। ड्रोन के माध्यम से जैसे ही हम खेत के ऊपर से ड्रोन चलाएंगे, हमें पता लग जाता है कि इस खेत को पानी की कमी है, या नाइट्रोजनस उर्वरक की कमी है, या फास्फोरस डालना है, या पोटाश डालना है। आप नहीं देख पाते, अनुभवी किसान देख पाता है। और कमाल यह है कि महिला सशक्तिकरण में अब महिलाएं ड्रोन चला रही हैं, उन्हें ड्रोन ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी गई, जो विगत कई परियोजनाओं से चल रहा है। ऐसा नहीं कि आज एकाएक हो गया, चीजें पहले से चल रही है, उसको थोड़ा सा इनहेंस कर दिया गया। तो ये वो आयाम है जो इसे यूनिक बनाते हैं। अब तक इस देश में योजनाएं परियोजनाएं ही तो खूब बनी है, लेकिन वो योजना परियोजना कितनी काम की है और कैसे काम करती है, और वो असफल क्यों रही, और ये सफल होने की इसकी संभावना क्यों है? क्यों हम विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ऊपर के पादान चढ़ते हुए अब चौथी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था की सीढ़ी पर आकर खड़े हो गए हैं? तो इसका मतलब है कि हाल के वर्षों में सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन और उसके सफल परिणामों के कारण ही हम धीरे धीरे ये पादान चढ़ते जा रहे हैं। और ये अपेक्षा की जा रही है कि साल 2 साल के अंतर्गत हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। डिपेंड करेगा, ये जो वॉर जोन में आजकल दुनिया फंस गई है, कहीं भारत ना फंस जाए। भारत ने बड़ी सावधानी से अपने को इस लड़ाई से दूर रखा है। ईरान से भी हमारी दोस्ती है, हमने इन्वेस्ट कर रखा है चाबहार पोर्ट पर। तो वहीं हमारी इजराइल से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी हम आवश्यकता अनुसार शक्ति संतुलन के लिए दोस्ती रखते हैं। कई बार विपक्ष के द्वारा ऐसी मांग की जाती है कि साहब आप इसके पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए, उसके पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए। ये दूरदर्शिता का मुझे लगता है अभाव है। हो सकता है ये मेरी व्यक्तिगत सोच हो, क्योंकि फिर यहाँ पार्टी वाली बात आ जाएगी। आप बच्चे लोग, कोई कांग्रेस का वोटर होगा, कोई भाजपा का वोटर होगा, और वो मुझे भी खींच के किसी न किसी वोटर क्रम में खड़ा कर देंगे। उस निष्पक्षता के लिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम आजादी के 75 साल में अर्थव्यवस्था के किस पादान पे खड़े थे, और विगत 15 वर्षों में 2014 से 2025 के बीच में 11 वर्षों में 15वां का जो सेशन स्टार्ट हो गया, हमने 11 वर्ष में कितनी तरक्की की ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी कमियां हो सकती है इस सरकार में, लेकिन अर्थव्यवस्था और विकास के दृष्टिकोण से तो हम बहुत ऊपर जा ही रहे हैं, और वो चीजें अब इस परियोजना में दिख रही। तो यहाँ मैंने महत्वपूर्ण बिंदु में आपको बताया कि यहाँ हमें लक्ष्य और उद्देश्य समझना, तो जो मैंने समझाया, तिथि की जानकारी दे दी, आयाम की जानकारी दे दी, व्यय सहभागिता की स्थिति आपको दिखाऊं। व्यय सहभागिता के अंतर्गत सामान्य अगर कोई राज्य है तो इसमें केंद्र सरकार खर्चे का 60% भार उठाएगी। यदि वह राज्य जिसमें यह योजना चल रही है तो 40% वहां की राज्य सरकार इसका खर्चा उठाएगी, यदि वो सामान्य राज्य है तो। और अगर वह कोई विशेष जोन का राज्य है, जैसे उत्तर पूर्वी भारत का या हिमालय के क्षेत्र का होगा, तो केंद्र सरकार 90% उठाएगी और केवल 10% राज्य सरकार इसका व्यय उठाएगी। विशेष प्रावधान वाले ये राज्य, जिसमें उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे। और अगर यूनियन टेरिटरी हो, केंद्र शासित राज्य हो, जहां चुनी हुई विधानसभा ना हो, वहां का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है इस विषय से अगर सवाल बनेगा तो। ठीक, अब अगर हम इस विषय को क्लोज करने की कोशिश करें
तो एक परियोजना की हम चर्चा कर रहे थे जिसमें 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह एक कानून बना और यह कानून विकसित भारत जी रामजी विधेयक से अब विकसित भारत जी रामजी कानून बन गया। पहले ये मनरेगा के नाम से जाना जाता था, दिसंबर 2025 से मनरेगा को अब वीबीजी रामजी के नाम से जाना जाएगा। इस परियोजना की मैंने खासियत बताई कि इसमें ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार मिलेगा, इस बात की गारंटी दी गई है। लोकसभा में 16 दिसंबर को आया था, कोई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। संसद ने पारित 18 दिसंबर, कोई बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं, लेकिन ये तिथि महत्वपूर्ण है। प्रति ग्रामीण परिवार गारंटी कार्य दिवस कितनी है, तो 125 दिन है, महत्वपूर्ण है। कृषि मौसम हेतु राज्य अधिसूचना पौज अवधि है ना, वो अधिकतम 60 दिन की रखी गई, क्योंकि वो कृषि कार्य के दौरान ये बुआई कटाई जैसे सीजन में ये 60 दिन का पौध रखा गया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मजदूरी भुगतान साप्ताहिक आधार पर होगा, अधिकतम 15 दिनों में काम न मिलने पर 15 दिन बाद बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। प्रशासकीय व्यय सीमा अब 6% से बढ़ाकर 9% इसकी कर दी गई है, यानी अब इसमें अधिकारियों और बाकी लोगों के वेतन इत्यादि की भी व्यवस्था का ध्यान रखा गया, जो लोग इसमें जुड़े होंगे उनके वेतन का। इसका क्रियान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना के तहत किया जाएगा। अब इसमें ये जो मैंने टिक पॉइंट लगाए ये और सहभागिता पे जो मैंने आपको जानकारी दी है, अब आयोग इस पर सवाल कैसे बना सकता है। जब हम बात करते हैं तो ये परियोजना 4 तरह के आयामों को भी जोड़ती है, 4 तरह के आयाम को भी जोड़ती है, जैसे जल आधारित ग्रामीण समस्या के समाधान, जैसे पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई जल की आपूर्ति करने जैसी व्यवस्था। रोजगार संबंधी जो व्यवस्था है उसके विकास पर भी वो ध्यान देने की कोशिश करती है। अब रोजगार सृजन जैसी चीजों पर वो ध्यान देने काम करेगी, तो चाहे जल संबंधी कार्य हो, मूल ग्रामीण अवसंरचना हो, आजीविका संबंधित मामला हो या मौसमी घटनाओं का विषय हो। तो चार आयाम आधारित यह कार्य योजना है। ठीक, तो पहला मैंने बताया कि यदि गांव में जल संबंधी समस्याएं हैं, है ना, जल संबंधी कोई काम है, तो जल संबंधी जल सुरक्षा की व्यवस्था, इसमें पेयजल और सिंचाई के बारे में व्यवस्था होगी, मूल रूप से बाढ़ इत्यादि भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक, दूसरा ये जो कार्य योजना या जिसके आधार पर ये काम करती है दिखाई देती है, इसके अंतर्गत यह ग्रामीण अवसंरचना पे काम करेगी। ग्रामीण यानी विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण अवसंरचना पर काम करेगी। ठीक, तो जल संबंधी जल सुरक्षा देने का काम ये योजना करेगी, ग्रामीण अवसंरचना पर काम करेगी, इसमें सड़क बनाने से लेकर के बाकी चीजें आ जाएंगी। इसमें आजीविका संबंधी अवसंरचना पर भी काम होगा, आजीविका संबंधी अवसंरचना पर कार्य होगा। ठीक, और जो चौथा महत्वपूर्ण आयाम इसमें साथ में लिया गया है वो है मौसम के घटना संबंधी प्रभाव, यानी आपदा के प्रभावों, आपदा संबंधी प्रभावों को कम करने संबंधी कार्य होंगे। तो जो योजना है वो मूल रूप से इन 4 तरीके की सुरक्षा पर काम कर रही है। जल संबंधी कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य हो, बेरोजगारी को दूर करना हो या आपदा संबंधी दुष्प्रभावों को कम करना हो, इन सब को मिला जुला करके बाकी महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके बीच में बताए। अब इस तरह के विषय को पढ़ने के बाद संभावित रूप से कैसे सवाल बन सकते हैं, मैं केवल एक सैंपल अभी दिखा रहा हूं, बाकी मैं परीक्षा में दूंगा जिससे कि आप बातों को समझ सको। ठीक ना, चलो मैं एक अभ्यास प्रश्न यहां से ले लेता हूं जिससे बात को मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। ठीक, अब ये एक प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विकसित भारत ग्राम की अवधारणा का प्रमुख आधार है? हम गांव का विकास करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमने VBG रामजी परियोजना पर काम शुरू कर दिया। गांव विकसित कैसे होगा, उसके लिए किन अवधारणाओं पर काम हो रहा है? आपसे कहा डिजिटल अवसंरचना को विकसित करने का काम हो रहा है, सतत कृषि प्रणाली विकसित करने पर काम हो रहा है, स्थानीय स्वशासन की मजबूती पर काम हो रहा है, केवल निजी निवेश पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये तीन चीजें हम ऑलरेडी परियोजना से संबंधित मानकर चलते हैं और यहां पर अगर आप उत्तर देखें तो केवल 1, 2 और 3, ये बी ऑप्शन हमें सही दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे सर इस तरह की चर्चा तो पीछे नहीं हुई। यस, जानबूझकर मैंने इस तरह के सवाल आपके बीच में लिए। इस तरह के सवाल आप तब सॉल्व कर पाते हैं जब आप इसके विजडम को समझ पाते हैं, क्योंकि आप और हमारी आदत, सामान्य बच्चों की आदत ये होती है कि हम पॉइंट पॉइंट जो पढ़ते हैं चाहते हैं कि ऑप्शन में हमें वैसे ही पॉइंट्स मिले। जब हम बात करते हैं डिजिटल अवसंरचना तो वो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। मैंने कहा था कि डिजिटल गवर्नेंस पे काम हो रहा है, वो डिजिटल अवसंरचना का ही तो पार्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सतत कृषि प्रणाली, मैंने क्या कहा था कि सस्टेनेबल विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, आयाम में बताया था। तो ये सतत कृषि प्रणाली भी तो उसी का हिस्सा है। आप एक शब्द रट लेते हो तो ध्यान करें, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा विषयों को मत पढ़ें, लेकिन जो विषय पढ़ें उसके मंतव्य क्या निकलते हैं, जब तक इसकी समझ विकसित नहीं होगी आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन की मजबूती, जब हम ग्रामीण अवधारणा की बात कहते हैं तो ग्रामीण अवधारणा में अभी मैंने कहा कि पंचायत सशक्तिकरण होगा। पंचायत सशक्तिकरण के लिए स्थानीय स्वशासन ही तो पंचायती राज व्यवस्था है। अब कहेंगे नहीं जी ये तो गलत हो गया सर, आपने तो ये हमको नहीं पढ़ाया और ऑप्शन में आप दे देते हो। यही यूपीएससी भी करता है। इसीलिए आप अक्सर शिकायत कभी कोचिंग संस्थानों की करते हो, कभी टीचर की करते हो, कभी पब्लिकेशन हाउस की किताबों की करते हो, जबकि उन्हीं विषय सामग्रियों को पढ़कर दूसरे विद्यार्थी सफल हो रहे। मतलब ये निकला कि आप सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी केवल पढ़कर रट्टा मारने की जगह पर थोड़ा सा दिमाग में विषय को समझने की योग्यता विकसित करिए। इंग्लिश में 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज है ज्ञान और विजडम है ज्ञान की व्यवहारिकता। ज्ञान रट्टा मार लिया। वनडे के एग्जाम्स में, मेरी कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन एक दिवसीय परीक्षा प्रणाली में जो परीक्षा होती है वहां पॉइंटर में क्वेश्चन याद करके जाओ, आप पास हो जाओगे। यूपीएससी में काम नहीं बनने वाला है। इसीलिए मैं विगत 3 से 4 वर्षों से एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहा। प्रबंधन मुझसे असंतुष्ट था, मैं प्रबंधन से असंतुष्ट था। मेरे असंतोष का मूल कारण था कि बहुत मेहनत के बाद भी हम अपने अभ्यर्थी को सफलता नहीं दिला पा रहे थे, क्योंकि सफलता सिर्फ क्लास लेने, कुछ फैक्ट्स बांट देने से नहीं होता। ये एक अथक प्रयास है जब कच्ची मिट्टी को गढ़ा जाता है। व्यक्तिगत प्रयास शिक्षक के होते हैं उसमें आकृति उकेरने में। कहीं कोई आकृति अगर हमें आंख की गहराई बनानी है तो हमें थोड़ा सा दबाव डाल करके वहां की चीजों को क्लियर करना होता है। फिर फाइनल पॉलिशिंग करते उसमें उसको हमें चिकना करना पड़ता है। ये थोड़ा असंभव सा हमें दिखता था, इसलिए मुझे लगा कि मैं एक बेहतर अपनी राह पकड़ूं, क्योंकि जब मैं 2021 तक सेशन में था तो मेरे पढ़ाए हुए बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने रिकॉर्ड्स कायम किए। एक उदाहरण मैं अक्सर बोलता हूं और बहुत जल्द ही वो आपको इस मंच पर आएंगे। मिस्टर सुनील कुमार धनवंता, वर्ष 2018, 19, 20, 21 लगातार सिलेक्शन। मेरी अपनी 30 साल के टीचिंग करियर में ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं है जिसको मैंने ये रिकॉर्ड देखा हो। 2018 में इंडियन रेलवे सर्विसेज के लिए सिलेक्शन, 2019 में आईपीएस, 2020 में अगेन आईपीएस और 2021 में ऑल इंडिया हिंदी मीडियम 2nd रैंकिंग, ओवरऑल 22nd रैंकिंग उस बच्चे को मिलता है। और वो कोई तुक्का नहीं है कि एकाएक मिल गया हो। यदि आप, अब वो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी, ये भी क्लियर कर दूं, तो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी मेहनती बहुत है, लेकिन बैलों की तरह मेहनत करने से काम नहीं होगा। थोड़ी स्मार्ट स्टडी की कोशिश करें
और मेरा यह प्रयास आपको लगे कि आपके लिए हितकर है तो आप हमें अवश्य इस बात की सूचना दें कि और क्या हम आपके लिए करें कि 2026 का प्री पास करने में हम आपके सहयोगी साबित हो सकें। बाकी तो हमने अपनी तरफ से जितनी मेरी समझ है, हमने एक टेस्ट सीरीज करा दिया है, हम करंट अफेयर्स की सीरीज आपको दे रहे हैं और मार्च के एंड तक आते आते हम हिस्ट्री का एक मॉड्यूल अलग से बैच, प्री का स्पेसिफिक बैच देंगे, क्योंकि जीएस के बाकी पार्ट तो करंट अफेयर से अपडेट हो जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री में कोई करंट अफेयर्स नहीं होता, इसलिए हिस्ट्री के लिए ट्रेडिशनल क्लासेस ही लेनी चाहिए। और मैंने अब तक जितने बैचेस पढ़ाए ज्यादातर फाउंडेशन में प्री और मेंस मिश्रित रूप से पढ़ाया गया, राइटिंग स्किल, बड़े बड़े लेख। 40 दिन का एक छोटा सा सेशन हम देंगे जिसमें केवल एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न के प्री ओरिएंटेड बैचेस होंगे, उसमें कंटेंट भी हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें कुछ क्लासेस हम यूट्यूब पर आपको दे देंगे और कुछ क्लासेस हम ऐप के माध्यम से देंगे। ठीक, तो अभी आज मुझे लगता है कि ये सेशन बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा था कि 4, 5 या 7 ऐसे पॉइंट्स आपके बीच में शेयर करूंगा। आज पहला दिन था तो समसामयिकी के विषय की चर्चा करनी थी, एक लंबा समय उसमें लगा। इसके आयाम आपको समझाने थे, इस आयाम के बाहर एक भी आयाम नहीं है, वो भी अब स्टडी करिए। केवल एक विषय मैंने VBG राम जी नाम के विषय को लिया। 2 दिन के बाद फिर हम आपके यूट्यूब सेशन में आएंगे जिसमें अगले 5 से 10 विषयों को हम डिस्कस करेंगे जो राष्ट्रीय समसामयिकी से संबंधित होंगे। आपको सेशन कैसा लगा, यूजफुल रहा, यूजफुल नहीं है, अपने विचार हमें ज़रूर दीजिए। और अगर आपके यह विचार, आपकी प्रशंसा हम तक मिलती है तो मुझे मेरे कार्य में प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम और भी अच्छे प्रयास आपके लिए करेंगे। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।